बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो इस वक्त AKU आगा खान बोर्ड का 2023 का मॉडल पेपर फर्स्ट एग्जाम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो डायमेंशन से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले आपको ये इक्वेशन दी गई जिसको डायमेंशनली आपने प्रूव करना है कि ये करेक्ट इक्वेशन। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तमाम वेरिएबल्स की डायमेंशंस मार्क कर लेंगे क्या क्या। फिर वो डायमेंशंस हम क्या करेंगे, लिख डालें। यानी कि इस एम की जगह इसकी डायमेंशन एम आ गई, इस वाले एम की जगह इसकी डायमेंशन भी क्या आ गई, एम। जबकि अगर डिनोमिनेटर में मैं 1 माइनस, ये हो जाएगा LT-1 इसकी डायमेंशन। और नीचे सी की भी डायमेंशन क्या है, अच्छा इसका स्क्वायर कर दिया, सी की भी डायमेंशन क्या है, LT-1 है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या है मतलब। तो ये कैंसिल हो जाएंगी डायमेंशन। तो नीचे आपके पास कांस्टेंट आ जाए, तो ऊपर वाले से यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, तो ऊपर वाले हिस्से में क्या आएगा, एम इज इक्वल टू एम आ रहा है, जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड से इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट है, आप कहते हैं इसको डायमेंशनली प्रूव हो गया। ये इक्वेशन जो है वो क्या है? अच्छा, इसके अंदर असल में किया ये जाता है कि यहाँ पे मैथ अप्रोचेस टू जीरो क्या है, मैथ अप्रोचेस टू इंफिनिटी क्या है। ये कह रहे हैं बाय यूजिंग द गिवन डायमेंशन शो दैट m इन द गिवन एक्सप्रेशन अप्रोचेस इंफिनिटी। अच्छा, यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे अप्रोचेस डायमेंशनली करेक्ट तो हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि इसके थ्रू ये जो तुम बात बता रहे हो ना, वही असल में पूछी गई है। यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट नहीं पूछा गया। जब मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे आंसर क्या है, 1। और 1 - 1 जो था वो किसके इक्वल आ गया, 0। तो समथिंग अपॉन 0 यानी कि m/0 जो है दैट इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। यानी कि ये वाला मैथ जो है ये इंफिनिटी की तरफ चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि फिर ये वाली डायमेंशनली प्रूव भी हो रहा है, क्योंकि अगर 0 कर देते तो 0 तो डायमेंशनलेस होता है ना, उसको तो कोई डायमेंशन नहीं। लेकिन एम अप्रोच इस वाले केस में कैंसिल होने के बाद कुछ समथिंग अपॉन 0 आ रहा है, तो एम अप्रोचेस टू क्या हो जाएगा। जब हमें कोई ऐसे गलत दे सकते हैं जिसमें से वो डायमेंशनली प्रूव ना हो देखो यहाँ पे डायमेंशन प्रूव हो रही है, उस डायमेंशन के लिए एक स्पेशल केस आ गया है कि अगर एक्सेज आप जैसे कि वैसे हमें कोई गलत दे सकते हैं। गलत क्यों देगी, डायमेंशन उमूमन प्रूव करने के लिए जो दी जाती है, गलत का तो मतलब ये हो गया कि मैं उस पर जो भी गलत कैलकुलेशन करूँ, जो भी गलत आंसर आ वो सही कंसिडर, मैं यही बता रहा हूँ ना। अब गलत इक्वेशन को अगर कोई गलत भी सॉल्व कर रहा होगा तो आंसर गलत ही आएगा ना। तो डायमेंशन इस वजह से तो फिर वो सही दे ही नहीं सकेंगे ना, सही तो मेरे एक ही पॉसिबिलिटी बनती है ना, गलत की तो कई एक पॉसिबिलिटी। कंसीडर द गिवन सिचुएशन हैविंग नो एक्सेलरेशन। ये कह रहा है ये सिचुएशंस कंसीडर करें जिसमें एक्सेलरेशन क्या है ही नहीं। A man pulls a spring balance attached to a fixed ball with a force of 10 Newton. A man pulls a spring balance attached to a wall with this force, यानी कि ये दीवार है, इस दीवार के साथ यहाँ पे मैंने एक स्प्रिंग बैलेंस जो था, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये इसका हुक है, और एक बंदा यहाँ से खड़ा होके इस हुक को 10 न्यूटन फोर्स से क्या कर रहा है, खींच रहा है। जब वो 10 न्यूटन फोर्स से जब वो खींचेगा बंदा इससे, तो ये वॉल से अटैच है। तो इसका मतलब क्या है कि वो 10 न्यूटन फोर्स इसके अंदर रिप्रेजेंट हो रही होगी, आ रही हो। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम्हारा स्प्रिंग है, जब तुम खींचोगे उसको और 10 न्यूटन, तो रीस्टोरिंग फोर्स भी तो बिल्डअप हो रही है। तो एक्सेलरेशन वहां पे क्या हुआ, रीस्टोरिंग फोर्स सेम मैग्नीट्यूड की होगी। तो फोर्स और उसका ऑपोजिट रिएक्शन जो रीस्टोरिंग फोर्स की होगी -10 न्यूटन, वो इन दोनों को कैंसिल आउट करके सम ऑफ फोर्सेस क्या हो जाएगी, 0। तो नो एक्सेलरेशन। अच्छा, अब कहता क्या, टू डिफरेंट रोप्स, दो मुख्तलिफ रस्से हैं, टू डिफरेंट ropes are attached to each end of the spring. ठीक है, two men pulls the spring balance by applying force 5 Newton at each end in opposite direction.
टू डिफरेंट रोप्स आर अटैच्ड टू ईच एंड ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। यहाँ पर भी स्प्रिंग बैलेंस से दो रोप अटैच किया है, स्प्रिंग बैलेंस हुआ, ठीक है, ये स्प्रिंग बैलेंस, ये स्प्रिंग बैलेंस, और यहाँ से आपने इसको फिक्स किया हुआ। ये कह रहा है इधर भी दो रस्से लगा दिया और इधर, ऐसा ही है ना, दोनों एंड्स में ना टू डिफरेंट रोप्स आर अटैच्ड टू ईच एंड ऑफ द स्प्रिंग। टू मैन पुल्स द, अच्छा दो ही बंदे, एक ही है, एक रोप यहाँ बांध दिए, एक रोप यहाँ बांध, एक बंदा इसको यहाँ से खींच रहा और एक बंदा इसको यहाँ से खींच रहा। 5 न्यूटन एट ईच एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये बंदा इधर खींच रहा है, ये बंदा इधर खींच रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन फोर्स थी वो डेवलप हो रही, खुद से बिल्डअप हो रही, वॉल के साथ अटैच था। यहाँ पे रिएक्शन फोर्स खुद से डेवलप नहीं हो रही, दोनों बंदे, एक बंदा इधर खड़ा है और एक बंदा इधर खड़ा है, और ये दोनों बंदे अलग अलग खींच रहे। तो यहाँ ये जो फोर्स आ रही है ये इस एक्शन का रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये भी कितने न्यूटन अप्लाई कर रहा है, 5, और ये भी ऐसे ही है ना, force of 5 Newton each and in opposite direction. Identify whether the reading on the spring balance situation is greater. आप खुद सोचो दोनों में से, क्यों क्योंकि दोनों में नेट फोर्स 0 नहीं, इस वाले केस में जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 10 न्यूटन। भाई ये इसमें खिंचा हुआ है ना, ये बंदा खींच रहा है स्प्रिंग को, तो जो सुई होगी वो 10 न्यूटन के ऊपर आके रुक जाएगी, तो ये 10 न्यूटन पे रुक गई यहाँ पे आकर। अब इसने अगर ये दीवार से लगा के इसको खींचता तो सुई किस पे रुकती, 5 न्यूटन पे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये 5 न्यूटन इधर अप्लाई कर रहा है और दूसरा बंदा इधर अप्लाई कर रहा है। अभी बताइए अगर ये कोई फोर्स अप्लाई ना करे और ये बैकवर्ड फोर्स अप्लाई करे, ये राइटवर्ड फोर्स अप्लाई करे, यहाँ पे से 0 नहीं चलता, बहुत अच्छा वापस कर दिया फुटबॉल ले खड़ा बाल, उधर से जाके देखिए वो बच्चा बॉल लेने गया, ठीक है, जाके पीछे फुटबॉल लेने के लिए आया, उसको ले जा। अच्छा देखो इसमें हुई है, बॉल तो कोई फोर्स नहीं अप्लाई करती, पहले वाले केस तुम फोर्स अप्लाई करो, जितनी अप्लाई करते हो रिएक्शन के तौर पे बॉल उसको रोके रखती है, क्योंकि ये न्यूटन थर्ड लॉ के रिलेटिव रिएक्शन। जब तुमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई तो बॉल ने भी 5 लगाई, स्प्रिंग 5 पे आके रुक गया। अब तुमने स्प्रिंग बैलेंस पर ऐसे उसका पिछला हिस्सा तुमने पकड़ा, अब अगर मैंने अगला हिस्सा मैंने पकड़ा, मैं खींच नहीं रहा, मैंने सिर्फ पकड़ा, तुम अगर पिछले हिस्से से स्प्रिंग बैलेंस खींचो तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगा, जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो बैलेंस रीडिंग शो करेगा, करेगा। भाई देखो ना, ऊपर वाले हिस्से को तुम ऐसे लटकाते हो, नीचे वाले हिस्से में सामान लटका के नीचे खींचते हो, अगर मैं इसको उल्टा करके पकड़ा और यहाँ सामान लटका तब भी तो खींच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, तुम इधर से खींचो तब भी खींचेगा, बॉल खींच नहीं रही होती, बॉल रिएक्शन दे रही होती बैलेंस करने। तो इसका मतलब क्या है, 5 न्यूटन इधर से खींचा तो 5 रीडिंग आ रही, बॉल तो नहीं खींच रही थी ना, लेकिन आप समझो बॉल भी 5 न्यूटन खींच रही है, कितना बन गया 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, दोनों के ऊपर रीडिंग क्या आनी चाहिए 10 न्यूटन। यहां पर भी आप देखिए 5 न्यूटन यहां से खींचेगा फॉरवर्ड, ये 5 खींचेगा, और जब ये 5 इधर से खींचेगा तो ये रीडिंग किसके ऊपर आ जाएगी, खुद पर 10 न्यूटन। तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बर्स्ट में, एक की आगे डायरेक्शन होगी पीछे डायरेक्शन, लेकिन सवाल ये है, उधर ही आती है। सवाल ये है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट नहीं है। यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस में स्प्रिंग जितना स्ट्रेच होगा उतनी ज्यादा रीडिंग देगा ना। अब स्ट्रेच करने के लिए अगर मैं राइटवर्ड फोर्स लगा रहा हूं तो दूसरी फोर्स लेफ्टवर्ड होनी चाहिए, समझ रहे हैं। अब स्प्रिंग की स्ट्रेचनेस अगर दोनों राइटवर्ड है तब भी हो रही होगी। अब ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि एक स्प्रिंग को यूं खींच रहा है और दूसरा दबा रहा हो वहीं से, तो उसकी डायरेक्शन पे। अब अगर ये दोनों फोर्सेस सेम साइड पे अप्लाई हो रही है, ये ऑपोजिट साइड है, सेम साइड पे अप्लाई हो रही होती है, तो फिर वहां पे ये होता है कि 0 हो जाता है।
मसलन आप इसको खींच भी रहे होते 5 न्यूटन से, और दूसरा बंदा 5 न्यूटन से उसको क्या कर रहा होता, दबा दिया, तो ऐसी सूरत में क्या हो, दोनों तरफ से, यानी नहीं भाई, स्प्रिंग मैंने दीवार से रहा कि ऐसे खींचता हूँ तो बढ़ जाता है, मैं यहाँ से 5 न्यूटन खींचता हूँ और 5 न्यूटन दबाता हूँ, एक ही तरफ कर रहा हूँ। स्प्रिंग बैलेंस का तो मतलब होता है, उसका पॉइंट से रीडिंग होती है, सिर्फ रीडिंग क्या चीज होती है, कितना स्प्रिंग किया हुआ है या फिर कितना फोर्स उसको पड़ता है। जो जितना स्प्रिंग खींचेगा वो उसकी फोर्स को तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मसलन हम क्या करते हैं, हम F इज इक्वल टू kx होता है, तो इसमें x क्या होता है, स्ट्रेन होता है, और x क्या होता है, F क्या होता है, स्ट्रेस होता है। जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे उतना ही खींचेगा ना, तो जितना खींचेगा उतना ही ज्यादा वजन आएगा उतने, यानी कि स्प्रिंग की शक्ल का तब्दील होना और फोर्स लगना ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सेम। जैसे कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप चीज का वजन कैलकुलेट कर रहे होते हैं और आप कहते हैं उसकी कितने किलोग्राम मैस, तो वजन के थ्रू आप मैस बता रहे हो, तो यहाँ पर भी आप क्या करते हो, उसके स्ट्रेचनेस के थ्रू आप उसका वजन बता रहे होते हैं, फोर्स। अच्छा, आइडेंटिफाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो, identify whether the reading on the spring balance 1 is greater than or less than or equal to the reading spring balance at 2। तो दोनों आपके पास रीडिंग्स इक्वल होंगी और 10 न्यूटन। आइडेंटिफाई द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बेस्ड ऑन योर आंसर इन पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर रीडिंग तो आ रही है आपके पास, इसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर क्या मैं रख सकता हूँ, लॉ क्या है कि एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या है, सेवन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, तो इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, यही वाली कंडीशन। सम ऑफ एफ जो मैंने लिखा था वो इक्वल टू 0 हो जाएगा, यही सम ऑफ एफ, ये वाली चीज, ठीक है ना। तो ये प्रूव द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। लीनियर मोमेंटम का रेट चेंज, यानी कि ये मोमेंटम का चेंज हुआ और ये हो गया लीनियर मोमेंटम का चेंज, इज इक्वल टू द नेट फोर्स। तो ये तो हमने किया, इस पे आप क्या करते हैं, आप लिखते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, M। तो M ए किसके बराबर होता है, BF माइनस VI ओवर T, ठीक है। अब आप क्या करें कि यहां पे M को F से मल्टीप्लाई कर दें तो MVF हो जाएगा, ये हो जाएगा MVI ओवर T। ये चीज फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, फाइनल मोमेंटम हो जाएगा VF PF, और ये इनिशियल मोमेंटम PI डिवाइडेड बाय T हो जाएगा, और ये जो है इसको मैं क्या लिख दूंगा, ये वाली चीज लिख जाएगी डेल्टा, चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ ना, PF माइनस PI, डेल्टा P अपॉन T इज इक्वल टू F। तो ये क्या, डिफाइन एंड राइट मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो ये तो आसान सा है, the force needed to keep body moving in a circular orbit, circular path, or mathematical mv square upon F is equals to mv square upon, हाँ ये है ना, डायमेंशनली प्रूव करो सर इसी तरह, ये m हुआ, v क्या होगा, lt माइनस 1 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय l, लेंथ होती है ना रेडियस, तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t की पावर -2, और ये l ऊपर आएगा तो l की पावर क्या हो जाएगी -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा m l t -2, और आप जानते हैं फोर्स का होता है m, यानी कि मास F इक्वल टू m में होता है ना, ये हो गया m l t -2, ये डायमेंशन किसकी होती है, फोर्स की होती है, m l t -2, ये प्रूव किया, ठीक है। In 3 points relate the equation of continuity with propulsion of rocket, equation of continuity with propulsion of rocket कैसे करोगे, याद है कुछ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो बिल्कुल ज्यादा चीजें तो नहीं अच्छा सर वो हाथ हो जाएगी, लेकिन उससे लिंक हम करते थे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो ये कहता है ना a1 b1 इज इक्वल टू a2 यानी कि जब मैं एरिया को कम करूंगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और वेलोसिटी, अब वहां पे क्या होता है, जो गैसेस नीचे निकल रही होती है उनको, उनका जो एग्जॉस्ट होता है वो छोटा कर दिया जाता है, मोटरसाइकिल में आपने साइलेंसर में देखा है, बड़ा होता है और फिर आखिर में छोटा कर देते हैं, कॉन्सेप्ट यही दिया जा रहा है।
लेकिन देख लेते हैं इसको। है हाँ ना यार, इससे बड़ी सारी चीजें आ जाती फ्रंट प्रोग्राम। नहीं जबरदस्त है। हाँ कंटेंट बड़े अच्छे डेवलप करके दे। The equation of continuity is the fundamental principle of fluid mechanics that states that the mass flow rate of fluid through a pipe or duct is constant, provided there is no source or sink of the mass within the system. In context of the rocket, the fuel and oxidizer are the पढ़ो तो ना उसको गधे. The fuel and oxidizer are the fluids that flow through the combustion chamber and nozzle. ऑक्सीडाइजर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस होती है जो कंबशन में हेल्प करती होगी, फ्यूल अलग होता है. अब क्या होता है, फ्यूल और ऑक्सीडाइजर जो होता है आर द फ्लूइड दैट फ्लो, उसको फ्लो कराया जाता है थ्रू द कंबशन चैम्बर. इसमें एंड नोजल, पहले कंबशन चैम्बर और फिर उसको वहां से बाहर किससे निकाला जाता है, नोजल से निकाला जाता है. नोजल का कंबशन चैम्बर मोर एरिया होता है और ये लेस एरिया होगा, तो स्पीड उसकी क्या करता है. The propulsion of the rocket is based on the principle of conservation of momentum. ये भी कहा जा सकता है, देख रहे हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और क्या था वो, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अब देखो होता क्या, चैम्बर में क्या चीज बढ़ा है, चैम्बर के अंदर ना आपके पास फ्यूल और ऑक्सीडाइजर बड़ी तादाद में, उसने नीचे प्रेशर अप्लाई. अब फ्यूल कंज्यूम होने लगा ना, जब फ्यूल कंज्यूम होगा, ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी, तो बताओ रॉकेट का अपना मास बढ़ जाएगा कम होगा. बताओ जब तुम्हारा मास कम हो गया तो तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए, इंक्रीज है. ये मेजर कॉन्सेप्ट है. एक तो नोजल के थ्रू एरिया रिड्यूस करके वेलोसिटी अटेन की जाती है, और दूसरा जब कंबस्शन होता है तो मास ओवरऑल रॉकेट का मास रिड्यूस हो जाता है, जैसे वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिड्यूस कर रहे थे हम. दोनों चीजें आ गई ना, एक तो नोजल के थ्रू भी वही हो रहा है, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली स्पीड अप द लिक्विड, स्पीड अप द फ्लो ऑफ लिक्विड की बात करता है. तो वहां पे कंबस्शन के बाद स्पीड अप द मूवमेंट ऑफ रॉकेट की अगर बात की जाए तो रिडक्शन ऑफ मास के थ्रू ये परफॉर्म होगा. नहीं समझा? अब गधे हो तुम, उसको क्यों देखो, मैं फिर से बताता हूं, मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रहा है. देखो दो चीजें, एक तो आपके पास चैम्बर जो है ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये हो गया कि जब रॉकेट ऊपर जाना है तो रॉकेट की वेलोसिटी का स्पीड मुझे ज्यादा चाहिए. सबसे पहले तो ये दिमाग, रॉकेट की स्पीड ज्यादा होने का मामला ये हो गया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या होता था. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो आप लिखा करते थे वो आप लिखते थे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखते थे A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 B2. इसका मतलब ये होता था कि यहाँ का चैम्बर बड़ा है और इस तरफ का चैम्बर अगर छोटा है तो यहाँ पे लिक्विड की स्पीड जो थी वो क्या कर जाती थी, बढ़ जाती. इसका मतलब क्या है कि एरिया है ना, ये यहाँ पे क्या चीज आ रही है, एरिया. एरिया अगर रिड्यूस हो जाता है तो वेलोसिटी बढ़ जाती है. तो ये तो एरिया रिडक्शन इंक्रीज इन वेलोसिटी, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है. अब अकॉर्डिंग टू मोमेंटम अगर मैं इसे देखूं तो मोमेंटम का भी तो फॉर्मूला ऐसा ही है ना, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2. बताओ ये ओवरलैप हो रही है ना इक्वेशंस, जहां एरियाज थे उनकी जगह क्या आ गया, मैसेज आ गए. अब ये v1 और v2. अब अगर इस केस में किसी रॉकेट का मैस, यहाँ पे एरिया रिड्यूस हो रहा है, मैं ये कहता हूं कि ड्यूरिंग कंबस्शन आपके पास फ्यूल जो होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो ड्यूरिंग कंबस्शन क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है.
उसका मैग्नीट्यूड अमाउंट, उसका मास जो होता है वो क्या कर जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो बताइए मास रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि जो M2 होगा वो लेस देन होगा किस चीज से, M1 से। M1 से M2 क्या हो जाएगा, कम होगा। M1 मास कब था, जब रॉकेट इनिशियली बूस्ट यहां तक फ्यूल भरा हुआ था। इसका अभी मास क्या है, M1 है। अब जब फ्यूल निकल गया इसमें, जैसे अपने मोमेंटम कंजर्व रखना है, जब ये फ्यूल यहां से निकल के बाहर आ गया तो इसका मास M2 जो होगा वो पहले के मुकाबले में क्या कर जाएगा, जब इसका मास रिड्यूस होगा तो कंजर्व मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए रॉकेट अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेगा, इस वेलोसिटी को क्या कर लेगा, इंक्रीज। भाई देखिए अगर एक चीज कम हो गई है तो उसको मेंटेन करने के लिए आपको, अगर मास यहाँ पे 3 था कम होकर 2 रह गया तो वेलोसिटी अगर 2 थी तो यहाँ बढ़ के क्या हो जाएगी 3, ताकि प्रोडक्ट क्या रहे सेम। तो इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम, इसके अंदर आप लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है, if we reduce the area velocity is going to be increase, same manner if we reduce the mass the velocity is going to, in order to conserve the momentum, if we यहाँ पे क्या लिख लो तुम ऐसे लिख सकते हो, if we है तो वही काम हो रहा है कि if we reduce the mass, एक मिनट, reduce the mass, अगर मैं mass को क्या करूं, reduce करूं तो क्या होगा उसके अगेंस्ट, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी रॉकेट की क्या होगी, इंक्रीज कर जाएगी। और यही इंक्रीमेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर एरिया एट द वेलोसिटी। ये 3 पॉइंट्स रिलेटेड टू इक्वेशन विद प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें याद है प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट के अंदर लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को उन्होंने डिस्कस किया, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड के लिए नहीं है, वो फ्लूइड के लिए भी है, गैसेस के लिए भी है, लेकिन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की जो सिमिलैरिटी है वो मोमेंटम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से लिंक करती है। यानी कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये दोनों क्या है, सेम। लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्क क्या होता है, वहां पे एरिया और वेलोसिटी होती है, यहां पे मास और वेलोसिटी। वहां पे आप एरिया को रिड्यूस कर रहे होते हैं, यहाँ पे आप मास को रिड्यूस, समझ गए। एक ही पॉइंट के अंदर आप करते हैं, लेकिन इन्होंने 3 पॉइंट्स क्या है, एक नोजल के लिए आप लिख दो, दूसरे पॉइंट के लिए आप, अब चूंकि क्वेश्चन दिए गधे 3 नंबर का सवाल है तो 3 पॉइंट, अगर 4 नंबर का दे दिया होता तो 4 पॉइंट मांगते। अब क्या कहोगे तुम, ये कहोगे पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को एक्सप्लेन करो कि बाय रिड्यूसिंग एरिया वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज है। फिर लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज सिमिलर टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, कहोगे कि इफ वी रिड्यूस द मास वेलोसिटी इंक्रीजेस। और फिर 2 पॉइंट होगा तीसरे के अंदर, देखें इन दिस केस द ऑक्सीजन एंड फ्यूल burn out, that is how the mass of the rocket is going to be reduced, which increases the velocity of that rocket keep नहीं मैच करेगा। मैं यही तो बता रहा हूँ इनको, ये मैं इन्होंने जो 3 नंबर का दिया है इनको सवाल 3 नंबर का देना था, वरना तो एक ही के अंदर आप लिखते खत्म करेगा। समझ में आ रही है पॉइंट, इन्होंने 3 पॉइंट क्यों मांगे, इन्होंने पहले इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का पॉइंट मांगा, दूसरा लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पॉइंट मांगा, और फिर तीसरा पॉइंट मांगा रॉकेट में क्या होगा। अब ये हमने बना लिया एसेंस, लेकिन इन्होंने सोच के नहीं बनाया होगा। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सवाल देखा 3 नंबर का था तो इन्होंने 3 पॉइंट डाल दिए कि बच्चा कहीं से तोड़ ताड़ के लिख देगा। ये है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो ये तो पिछली दफा सॉल्व किया था, ठीक है, टी करके मैंने पता चला 5 के ऊपर में था पिछले 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, एल कितना है 0.5, तो ये हो जाएगा 3.14 अंडर रूट एल क्या होगा 0.5 अपॉन ये आ जाएगा। और इसको कर देंगे सॉल्व करके, जो आंसर आएगा ये आएगा सेकंड्स में, और फ्रीक्वेंसी जो होगा वो 1 अपॉन टी हो जाएगा। जो आंसर आएगा ये टी की वैल्यू आप प्लेस करेंगे, आंसर हर्ट्ज। स्टैंडिंग वेव, ये जो स्टैंडिंग वेव है ना ये आपकी वेव्स के अंदर है, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लो अगर आता है तो आप इसको। स्टैंडिंग वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जब एक ग्रुप में बनाई जाती है, जो एक जाने वाली होती है एक आने वाली। आने और जाने वाली वेव्स जब आप वेव्स आपस में टकराती है ना तो वो वेव्स स्टैंडिंग बनाती है, वेव्स हमेशा हरकत करती है, लेकिन ये वेव्स खड़ी हुई वेव दिखाई देती है स्टैंडिंग। इन वेव्स के अंदर खास बात क्या होती है कि अगर तुम यहाँ से तलाश करो तो देखो ये ऐसे लूप बन रहे होते हैं,
वो धागे और बटन का नहीं खेलते थे ऐसे समय तो लूप्स बनते थे, तो याद है तुझको? कभी खेला है वो जो बटन बड़ा सा लेके उसमें धागा डाल के उसमें से घुमा के इन करते, कभी किया है? किया है? ऐसे ऐसे तो वो ऐसे ऐसे होता है, तो उसमें लूप्स जो बन रहे होते हैं वो दोनों तरफ से वेव्स बना के हम लूप बनाते हैं। खैर वो ऐसे लूप्स बन रहे होते हैं, एक ही स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, ये इतनी तेजी से वाइब्रेट कर रहा है कि ये एक ही वक्त में पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, और जब ये जल्दी जल्दी ऊपर नीचे करता है तो मुझे पूरा एक क्या एक लूप सा दिखाई देता है, जबकि लूप होता नहीं है, स्ट्रिंग एक अपने यहाँ पर हो गया नीचे, नहीं समझे जैसे गिटार में। लेकिन अभी ये चीज समझ में आई क्या कहा, एक वक्त में एक ही जगह हो। ये बताओ इसकी अगर वेवलेंथ निकालूं, देखो बेटा यहां से वेव चली है, यूं आई, यहां पे आके कंप्लीट हुई, ये वेव की कंप्लीशन हो रही है, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है, दो लूप्स मिलके क्या बनाते हैं, एक वेव बनाते हैं। एक वेव बनाने का मतलब क्या है, दो लूप्स मिलके एक वेव बनाने का मतलब क्या है कि ये इसकी वेवलेंथ होगी, दो लूप मिलके क्या बनाएंगे, एक वेव। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 50। इसमें कितने लूप बन रहे हैं, 3 इक्वल। कितने लूप बन रहे हैं, 3 और इक्वल है। बताओ अगर मैं 50 को 3 से डिवाइड करूं तो तुम्हारे पास आंसर आता है 50। अब तुम्हें दो लूप की चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 2, 33.33, यानी कि लैम्डा यहाँ पे क्या आ गया, 33.33 सेंटीमीटर। ये लैम्डा की वैल्यू तुमने दी जो थी ना, उसके थ्रू तुमने निकाला, ठीक है? फाइंड, अच्छा निकाल भी लिया हमने, वाह भाई। तो वहाँ पे सर बुक में सर वो सब ऐसे सर अगर यहाँ पे सवाल आएगा तो वो बुक पर फॉर्मूलेस करेंगे, वो यही चीज है, जिससे वो जो थोड़ा बुक का फॉर्मूला तुम रट्टा मारोगे, ये मैंने समझा दिया तुम्हें कि कैसे। जैसे वो तो सर जारी पता को सर जितनी मर्जी वेव्स हैं, अब सवाल ये है कि अगर यहाँ पे सिर्फ दो वेव्स होती, तो फिर सर उससे पर लेंथ तो इसको फिर- बड़ी होती है। अच्छा एक और चीज ये याद रखना, अब मुझे ये बताओ अगर ये पूरा स्ट्रिंग वाइब्रेट कर रहा है तो ये वाला जो नोड पॉइंट होता है, मैंने बताया था इसकी एनर्जी क्या होती है, 0 होती है नोड की, और ये वाला पॉइंट एंटी नोड कहलाता है, इसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, बस ये दिमाग में रखिए। सर एंटी नोड सर एक सर एंटी नोड की एनर्जी ऊंचा है ना तो मैक्सिमम होगी, और नोड ये जो दरमियान वाला इसकी जी। सर एंटी नोड सर हमारे पास मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक होगी या फिर सर पूरा नहीं नहीं, जस्ट पॉइंट कहलाता है, कहीं से कहीं तक कोई लेंथ नहीं है, ये पॉइंट्स हो, एक्सट्रीम पोजीशन मेरा पॉइंट होगा। जस्ट पॉइंट्स हो। टू एम्बुलेंसेस, ये तो डॉपलर इफेक्ट का ही है। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर पर सेकंड, एस्केप वेलोसिटी आपने कैलकुलेट करनी है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखना पड़ेगा क्या है, तो वो पॉइंट करेंगे फिर ड्राइव करेंगे सर, क्योंकि वो है फॉर अर्थ, नहीं नहीं, फॉर अर्थ एंड मून इफ देयर मास इज, कैलकुलेट कर रहा है ये, सर कैलकुलेट करने में इफ सर इतने किलोग्राम विद रेडियस इतना एंड इतना रिस्पेक्ट, जब पहले ड्राइव करेंगे या फिर फॉर्मूला का अंदर लगा तो इसका फॉर्मूला कैसा है, जैसे √2gr, जैसे हमने पहले सारा फॉर्मूला को ड्राइव करके फिर गए फिर फॉर्मूले के अंदर लगा ये क्या रहा है, कैलकुलेट कर, बस फॉर्मूला कैलकुलेट का मतलब क्या? सिर्फ फॉर्मूला एक होता है डिराइव, डिराइव वाला तुम बताओ, कैलकुलेट का मतलब क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज प्लेस करें और मैथमेटिकल आंसर निकालें। क्या होता है 2g, √2g, तो √2g की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, और r क्या होगा, कैपिटल जी होता है स्मॉल जी, इन्होंने ग्रेविटेशन, अच्छा इन्होंने क्या किया, कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी इन किलोमीटर्स पर सेकंड के अंदर आपने निकालनी, क्योंकि मेजरमेंट जो दी है ना ये मीटर्स में दी हुई है, तो इन मेजरमेंट्स को पहले से ही तुम किस में कन्वर्ट कर लो, किलोमीटर में कर लो। अच्छा किलोग्राम तो आपको दिया हुआ है, किलोमीटर पर सेकंड के अंदर आपने कैलकुलेट करनी है क्या चीज, वेलोसिटीज। जब तुम अर्थ की निकालोगे तो अर्थ ये है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी यहाँ यहीं से निकालनी है ना, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 2gr, ऐसे ही होगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि यहाँ पे g की वैल्यू तो तुम्हें पता है, मून की g की वैल्यू किसी को पता है, 1.6, ग्रेट 1/6 तो क्या होती है, 1/6 ऑफ, तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो मुझे मैसेज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेडियस इज रिक्वायर्ड। अब मुझे एक बात बताओ, ये अर्थ हो गया और ये मून हो गया, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है, इसको अगर मैं फेंकूं तो ये इससे बाहर चल रहा है, यही मतलब है ना। अर्थ की ग्रेविटी ज्यादा है
मून की ग्रेविटी क्या है इसके मुकाबले में, कम है, तो इसकी escape velocity ऑफ मून लेस होगी escape velocity ऑफ अर्थ। निकाल लोगे ना? नहीं नहीं सर मुझे नहीं है। ओ गधे, यहाँ पे दिया तो हुआ है 2gr। जी सर पहले अर्थ के लिए कैलकुलेट करोगे, क्या लिखोगे, वेलोसिटी escape velocity फॉर अर्थ इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय जी की जगह 10 लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय आर कितना दिया गया, नहीं समझे? चलिए सर ये डर उठ लोगे हैं? पहले 6.4 तो 1% नहीं, पहले ये वाली वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन है। सर इन्होंने सर यहाँ पे इसलिए सेकंड में बताया था क्योंकि इन्होंने मैथ्स किया ना तो मैथ्स तो दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं है, देखो अब एक्सेलरेशन नहीं दिया हमने, इन्होंने एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लेकिन सवाल ये है कि अगर इक्वेशन जो फॉर्मूला है मेरे पास escape velocity का, ये दोनों है ना, इसके अंदर मुझे एक्सेशन इनटू ग्रेविटी मून की सबको नहीं पता होगी, लेकिन अगर तुम्हें पता है, तुमने प्लेस करके रिजल्ट निकाले, दोनों से सेम आंसर देगा। जैसे कॉन्सेप्ट है जब आंसर सेम दे रहा है तो फिर कोई परेशानी थोड़ी है। हाँ, यहाँ पे मसला है, यहाँ पे हो सकता है, लेकिन वहां पे नहीं हो सकता। जैसे वो समझ में आती है? तो इन्होंने जो चीज दी हुई है, आप ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला दोनों याद रखें। जब ये करोगे तो escape velocity ऑफ अर्थ रखोगे, 2g कांस्टेंट रहेगा, m मास ऑफ द अर्थ रखोगे, और r क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे मास ऑफ द मून और रेडियस ऑफ द, ये दोनों रख के escape velocity दोनों की निकाल। समझ गए? 18 समझ गए? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो गया, एक तो 2gr हो गया, और दूसरा जो फॉर्मूला आ रहा है वो क्या आ रहा है, v इज इक्वल टू gm ओवर r। अब ये जो वेलोसिटीज है ना, इनको भी डायमेंशनली करेक्ट लोग निकाल सकते हैं। जी जो होती है ना, जी ये किसके बराबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी डायमेंशन, न्यूटन की डायमेंशन पता है, फोर्स की क्या होती है, एन एल टी माइनस 2, मीटर स्क्वायर एल टी डायमेंशन क्या होगी 2, और किलोग्राम एम की डायमेंशन 2। तो तुम्हारे पास जब ये करोगे तो जी की डायमेंशन समझे हैं? नहीं, अगर ये नहीं आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। देखो ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है ना, पहले जी की डायमेंशन निकालो, तो जी किसका है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन किसके बराबर है, एम एल टी माइनस 2, ये हो गया न्यूटन। मीटर स्क्वायर एल 2, ठीक है, ये मीटर का स्क्वायर, और किलोग्राम का स्क्वायर क्या होगा, डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, तो इसमें क्या होगा, m की पावर माइनस 2 ऊपर ही लिखिए। सही। अब यहाँ पे देखो m और -2, m की पावर -1 बचेगा, L1 और L2, L की पावर 3 आ जाएगा, और t की पावर -2। ये डायमेंशन किसकी आएगी, जी। दूसरी डायमेंशन किसकी निकालोगे, m की तो m ही होगी, m की डायमेंशन क्या है, m। अब आखिरी क्या है, r की डायमेंशन क्या होगी, l। r की डायमेंशन क्या होगी, l। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज प्लेस करो, तो ये m की डायमेंशन क्या हुई, -1 l 3 t -2, उसके बाद क्या है m, यानी कि दोबारा से m, ठीक है, ये m आया इसके साथ, और डिवाइडेड बाय r यानी कि l। अब यहाँ बताइए, ये m से m कैंसिल हो गया, ये l से, तो ये क्या बचा 2, ठीक है, t2। अब ये बताओ L2 और t -2, यानी कि L अपॉन टी 2 इसका रूट है, रूट से ये कैंसिल जब करोगे तो क्या जाएगा, एल टी -1, जो कि डायमेंशन किसकी है, वेलोसिटी की। अच्छा ये रहे, वो हम तभी रहे 18 हॉर्स पावर मोटर रेज, 18 हॉर्स पावर की मोटर। अच्छा हॉर्स पावर जो है 746 776 वॉट का एक हॉर्स पावर है ना। 746 वॉट जो होता है ये पावर, ये इक्वल होती है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। तुम्हारे पास 18 है तो मल्टीप्लाई बाय 18 कर लो, तो 746 मल्टीप्लाई बाय 18, 13,428 पावर आ गई, 13,428
28 वॉट, ठीक है, समझे भाई? अच्छा जी, ये आपके पास पावर आ गई। डायरेक्ट बात कर मल्टीप्लाई कर। नहीं नहीं, ये पावर अब वॉट में आई है, जो हार्स पावर में दिया हुआ था उसको भी वॉट में कैलकुलेट कर। रेस कर रही है मोटर कितना पानी? 200 ग्राम, 200 किलोग्राम। तो मैस जो है वो कितना है? 200 किलोग्राम। थ्रू द हाइट कितना आ रहा है? एच 125 मीटर, यानी कि मोटर नीचे से ऊपर उठा के फेंक रही है। कैलकुलेट द टाइम, वक्त कितना लेगी? इन सेकेंड्स, यानी कि आपने टी आपने फाइंड आउट करना है to raise kilogram that would be needed to raise the water to that height। तो अब मुझे ये बताओ कि मेरे पास फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू W अपॉन T, ऐसे ही है, W इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय T। पावर पता है, टाइम मालूम कर, वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी लूंगा mgh, P मल्टीप्लाई बाय T। तुम्हें टी चाहिए तो पी एम कितना है? 200 ये क्या होगा? 9.8, ये 125, और ये जो टाइम है मालूम करना है, पी डिवाइड हो जाएगा 1 3 4 2 8, समझे? ये ठीक है, तो 200 बाबा 9.8 बाबा 125 आया डिवाइडेड बाय 1/34, 18.24, 18.24 सेकेंड्स। छोटे छोटे ये ये इस वजह से छोटे आप कह रहे हैं, इसके अंदर जो वो दिए हैं ना, जो वैल्यूज दी गई हैं, इसमें इसका नंबर अलग होगा, हार्स पावर से वॉट के ऊपर कैलकुलेट करना, फिर फॉर्मूला लिख के, ये जो मैंने एक साथ फॉर्मूला लगा दिया है, पहले ये क्या करता, mgh की जगह वर्क डन कैलकुलेट करता, फिर इसको उधर प्लेस करता, फिर वर्क डन से टाइम निकालता। Oceanologist discusses about the difference in temperature of water at the surface at the bottom of the ocean for operating wheel। देखो कैसे, यानी कि बॉटम के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होगा, नीचे टेम्परेचर ज्यादा, सरफेस पे नीचे कम। ऑपरेशन से भी फ्रॉम सनलाइट टू ठंडा तो नहीं। Difference in the temperature of water at the surface and the bottom of the ocean for operating a heat tube। If we observe 20 degree at a high temperature and 4 degree at low temperature, then बता नहीं रहा है कहाँ ज्यादा कहाँ कम है, तो नीचे कम होगा। हाँ कम, लेकिन सनलाइट तो ऊपर ही खत्म हो जाती है। इससे जो ऊपर वाला पानी गर्म हो जाता है ना, नीचे का ठंडा रहता है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट पहुँची कभी अर्थ की अपनी जियोथर्मल एनर्जी नहीं होती। अच्छा, ऊपर ठंडक की ज्यादा, तो ऊपर गर्मी होगी, नीचे ठंडक। ऊपर ऊपर पहाड़ी इलाका, वो सूरज खड़ी हो जाती नहीं नीचे वो जब वो अर्थ से यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे अर्थ से वैसे भी जियोथर्मल हीट भी होती है। अच्छा, उधर नहीं होती ऊपर कम होती है ना, वो क्या एक जगह है उधर नहीं। नहीं, लेकिन मुझे बताओ, वहाँ पे जो तो वाटर के लिहाज से ओशन किसी यहाँ पे ओशन को पढ़ रहे हैं ना, ओशन को बढ़ना है तो पानी के हिसाब से जियोथर्मल हीट जो अपनी अर्थ की होगी, क्या वो इम्पैक्ट नहीं करती होगी? अब ये नहीं करती। अच्छा, दूसरी एक और चीज, जो अंदर की हीट होगी वो तो ट्रैप नहीं रहेगी। अगर ऊपर ठंड हो भी जाती है तो पानी तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, कंडक्ट नहीं करेगा। सर वाटर रहता है सरफेस से नहीं, तो वो कंडक्ट अगर जो पानी के अंदर हीट है वो अगर बाहर नहीं जा पाता, खैर दो सरफेस से टेम्परेचर लाने, ठीक है ना? नीचे ठंड होती है। चलो कोई बात नहीं, होगा, अच्छी बात। 20 डिग्री एंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड एट लो टेम्परेचर, देन कैलकुलेट द एफिशिएंसी परसेंटेज ऑफ हीट इंजन। ये तो बेकार बेहुदा सवाल बन गया। एक T1 हो गया, एक T2 हो गया। अब तुम्हें याद है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता था? 1 माइनस क्या होता था? T1 ओवर T2, ऐसा ही होता था, और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने के लिए। लेकिन ये 7 नंबर में सवाल दिया है। If they observed इतने high temperature and इतना as low temperature, then calculate that। इसमें मुझे पता है सर, पूरा नंबर देती नहीं।
है। सर इसमें सर उन्होंने कहना है कुछ ना कुछ कहना है कि तुम्हें नहीं नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई चीज ऐसी आ जाए ना, अगर कोई चीज ऐसी है, उन्होंने इसमें से कुछ ना कुछ मैं तुम्हें चीज़ बताता गाली हूँ। देनी है, तो कहते हैं नहीं आपने ये लिखी नहीं है, मैं तो वही तो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो कौन सा तरीका हो सकता है जिसके अंदर तुम सारी चीजें लिखो। अब इसके अंदर जब लिखने के लिए जाओगे और तुम्हारे पास वक्त है और लिखने का टाइम भी है और मैं कर भी सकता हूँ, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि इसके अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी डालो, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी डालो। सर वो इतना अंदर लिखते Heat of लिखते कुछ Warner गलत Tension। नहीं सर ओ मतलब कुछ तो करो, कम से कम ये तो नहीं होगा कि नहीं किया मैं यहाँ रखेंगे। तो वो कार्नोट इंजन को ये वाली इक्वेशन डिराइव के ऊपर लाओ और फिर वैल्यूज पुट करके निकाल लो, भाई यही हो सकता है, इसके अलावा और कोई चीज दिखाई देती है। डिफरेंस ऑफ हीट ये कह रहा है एनर्जी निकल रही है और आखिर में परसेंटेज निकाल देंगे। मैं देख कर इतने joules of heat is added in the system of gas constant pressure इतना। If system experience a change of इतना volume, then calculate the work done। तो P is equals to क्या होता है? प्रेशर, वो वर्क डन जो होता है P into D के बराबर होता है। P डेल्टा। बताइए प्रेशर ये हो गया और वॉल्यूम चेंज ये हो गया, तो ये वर्क डन ऑफ गैस आ जाएगा। ये 4 नंबर मिल गया आपको मुफ्त। थोड़ा नंबर बदल देने के इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस डेल्टा क्यू, ये क्या है अब बताओ। इतनी हीट इज एडेड इन द सिस्टम गेट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका प्रेशर क्या रहा? कांस्टेंट। नहीं वो तो Q2 माइनस Q1 तो है, लेकिन तुमसे ये क्या है, क्या रहा, तुमसे ये कह रहा है कि एट कांस्टेंट प्रेशर ये पूरा वर्किंग होगा। प्रेशर उतने रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर गया है। जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी मेरे ख्याल में जो मुझे आपके वहां होता क्या है वैसे, जो डेल्टा क्यू होती है वो किन दो चीजों का समम होता है? इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू प्लस वर्क प्लस वर्क डन निकाल लिया। डेल्टा यू यहाँ पे क्या, सर हमें हीट दी हुई है डेल्टा यू बल्ब फाइंड कर Heat का लेना 100 जूल्स इज एडेड। नहीं ये जो तुम्हारे पास वर्क डन आएगा ना, सपोज वर्क डन तुम्हारे पास आया 20 जूल्स, ठीक है, जूल्स में आएगा ना वर्क डन, तो इसका मतलब क्या है, जो 100 जूल गई थी उसमें से 20 जूल ने वर्क डन कर दिया, तो रिमेनिंग 80 जूल हो जिसने इंटरनल एनर्जी को क्या किया होगा। तो उसी फॉर्म में हाँ तो वो रहेगा, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो ये वही हो जाएगा आपके 100 में से आप जो भी आ रहा है 20 इसको माइनस कर देंगे तो ये 80 जूल्स इंक्रीज इन इंटरनल। सर 7 नंबर का सवाल है अरे ये सही बच्चों दिन कुछ करने के लिए दिया हुआ है पेपर हाँ, ये बहुत ज़्यादा बना कि इतने बच्चे समझते हैं ये सारा वो टीचर करना क्यों, तो फिर डेरिवेशन तैयार करके यहाँ पे चलो बस बड़ा